सर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं कम से कम स्लोप लिख लूंगा। बात समझे बेटा, मैं क्वेश्चन करना आपको कैसे सिखा रहा हूँ। पी वी डिवाइड बाई टी सर, इसका स्लोप। क्या इस स्लोप को कुछ आइडियल गैस से रिलेट किया जा सकता है? करके देखते हैं सर। आपके मन में कई शंकाएं आ सकती हैं। सर कोई भी स्पीड हमने बनाई, हर स्पीड के फॉर्मूले से बने, जैसे मान लो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी बाई रो भी बना, और पी बाई रो को मैं लिख दिया सर अंडर रूट आर टी बाई मोलिकुलर वेट। सर ये अंडर रूट पी के भी प्रोपोर्शनल और अंडर रूट टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल है। यदि किसी सवाल में ऐसा आ जाए कि प्रेशर 2 गुना बढ़ा और टेम्परेचर 2 गुना, फिर तो ठीक है सर, एक ही आंसर आएगा। यदि कभी ऐसा आ गया कि प्रेशर 2 गुना बढ़ा और तापमान 4 गुना बढ़ा, फिर से दोनों का अलग अलग आंसर होगा, फिर कौन सा माना जाए? बच्चों T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बताने का एक तो तरीका सबसे सरल है। पहली बार वर्ड यूज करो बेटा, आइसोथर्मल आप बोल दो। आइसोथर्मल बोलने का मतलब यही होता है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। इसको एक और अच्छा तरीका भी होता है बच्चों, कोई बोलता है वेरी स्लो प्रोसेस। यदि आपको कहीं भी लिखा मिल जाएगा वेरी स्लो प्रोसेस, इसका मतलब क्या बच्चों, आपको आइसोथर्मल लिया जा सकता है। वेरी स्लो बोलने का मतलब होता है बच्चों इतना स्लो है कि वहाँ हीट लॉस नहीं हो रहा चलने में, इसलिए आपने आइसोथर्मल लिया। फिक्स पैटर्न मैंने बनाया बच्चों, जैसे मैं ग्राफ बनाऊंगा, जैसे पहले वाला ग्राफ मैं बनाऊंगा आपको हमेशा डेफिनेशन से बनाऊंगा। जैसे मैं नंबर 1 यहाँ लिख भी रहा हूँ, ग्राफ नंबर 1 मैं हमेशा इससे बनाऊंगा जो आपकी प्रोपोर्शनलिटी दिया होगा। प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो P और V का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। और ये भी आपको समझाया बच्चों मैंने, यदि ये आपका P इंटू वी कॉन्स्टेंट, देखो कैसा प्रोपोर्शनलिटी घटा दिया तो P इज इक्वल टू K इंटू वी, या P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब दोनों की पावर बराबर तो बच्चों ये गैप भी आपका बराबर रहेगा। मैंने आपको समझाया थोड़ा सा, बेसिक मैथ्स में और अच्छे समझेंगे बच्चों। यहाँ ग्राफ नंबर 2 और ग्राफ नंबर 3 जो आपका आएगा वो आपका मैं यहाँ से समझाऊंगा, जो अब मैं कांस्टेंट के बराबर कर दूंगा। एक फिक्स पैटर्न है, मैं आप दूसरे वाले नियम से समझने लग जाओगे। ग्राफ नंबर 1 मैंने बनाया बच्चों प्रोपोर्शनलिटी से, 2 और 3 में बनाऊंगा कांस्टेंट। तो लिखा बेटा P इंटू वी कांस्टेंट, तो आपका ग्राफ चाहे P इंटू वी का ग्राफ प्रेशर के साथ हो बच्चों, चाहे बेटा P इंटू वी का ग्राफ वॉल्यूम के साथ हो, वो कांस्टेंट रहेगा, वो ऐसा लिखा हुआ K के बराबर। सही है क्या? पहली बात तो आपकी ये बन जाती है बच्चों, जो आपके 3 ग्राफ बनेंगे वो डेफिनेशन से बन रहे हैं। एक और देखो बच्चों, ये मुझे कोई बोल दे रहा कंपैरिजन ग्राफ है, 4th वाला कंपैरिजन का, मुझे ऐसा बोल दिया सर ये पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम में एक ग्राफ ये है और एक वाला कर्व ये है। आपको बोला किसका जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, 2 कर्व आपको बना दिया, 2 कर्व में छाटना में किसका आपका जो है टेम्परेचर ज़्यादा है। एक फिक्स पैटर्न से हम सीखते हैं बेटा, उसी को मैं कैरी करूँगा हमेशा भी ग्राफ के कंपेरिजन के लिए। किसी भी एक एक्सिस को बच्चों आप फिक्स कर लो। जैसे मैंने यहाँ बच्चों इस एक्सिस को फिक्स किया, फिक्स करने का मतलब होता है बच्चों जहाँ दोनों में v की वैल्यू सेम है। सही है क्या? फिर यहाँ पे मार्क किया मैंने 1 वाले को लिखा बच्चों P1, 2 वाले को मैंने मार्क किया बेटा P2। अब देखो कैसे लिखता हूँ, ऐसे लिखते हैं सर P2 इज ग्रेटर देन P1, सामने दिखाई दे रहा बच्चों वैल्यू, तो P2 इंटू वी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, P1 इंटू वी से ज़्यादा। बच्चों P इंटू वी को मैंने लिखा है K के बराबर, तो ऐसा लिख सकता हूँ K2 इज ग्रेटर देन K1। यहाँ तक बात समझ में आई है क्या? ये K कहाँ से आया, यहाँ से आया है, जो डेफिनेशन से मैंने बनाया था। PV इक्वल टू K मैंने लिखा है। और बच्चों आइडियल गैस क्या बोलती है, आइडियल गैस इक्वेशन ऐसा बोलती है PV इक्वल टू nRT होता है, मतलब जो अपना K है ना बच्चों यहाँ, वो nRT के बराबर है। तो ऐसा लिख सकता हूँ K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सही है क्या सर? जिसका K ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी क्या आ जाएगा, जो K ज़्यादा बच्चों वहाँ क्या आ जाएगा, टेम्परेचर भी आपका, यहाँ इसको उठा रहा हूँ यहाँ से, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। बात समझ में आई क्या? वो तो 4 ग्राफ मैंने बनाए, सेकंड वाले नियम से और क्लैरिफाई हो जाएगा। एक जो बच्चों हमने पहले वाला बनाया बेटा, वो हमने ऐसा बनाया प्रोपोर्शनलिटी से सिंपल, फिर K लेके आया, 2 ग्राफ बन गए P इंटू वी का। एक पहले जैसा ही ग्राफ दोबारा बनाया, उसको कंपेयर करने के लिए एक एक्सिस फिक्स किया, यहाँ वैल्यू मार्क किया। P2 और P1 है तो दोनों की वैल्यू में P2 ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इंटू प्रोडक्ट किया तब भी दिक्कत नहीं, P इंटू वी को K लिखा था इसलिए K भी। आइडियल गैस इक्वेशन से कंपेयर किया तो पता चला K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, से लिख दिया T2 इज ग्रेटर देन T1। सही है क्या? सेकंड वाला आप समझाता हूँ बच्चों आपको, सेकंड वाला समझे बेटा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने ऐसा बोला बच्चों, यदि आपका प्रेशर की वैल्यू जो है कांस्टेंट है, यदि आपका बच्चों प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो मैंने आपको बताया भी था। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल का मतलब सर पहले वाला ग्राफ जो आप बनाते थे, ग्राफ नंबर 1 जो हमने बनाया था बच्चों, वो प्रोपोर्शनलिटी से बनाया था। यदि यहाँ मैं बना दूँ V और T का ग्राफ तो ऐसा बन जाएगा मेरे ख्याल से,
सर ये वी और टी है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, सही है क्या बच्चों। इसके बाद हमने कैसा लिखा था कि सर v इज इक्वल टू के इंटू टी लिख दो, कांस्टेंट के ले लिया तो v बाई टी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, कांस्टेंट। ग्राफ नंबर 2 और 3 आपने यहाँ से बनाया था बच्चों, याद है क्या। तो इसका मतलब ये भी समझ में आएगा सर v बाई टी का ग्राफ चाहे वो आपका वॉल्यूम के साथ हो चाहे वो टेम्परेचर के साथ हो, कैसा आएगा, कांस्टेंट। कैसा आ जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। बात समझ में आएगी क्या, इसलिए मैं आपको समझा रहा था वो। बच्चों प्रेशर कांस्टेंट का जो नाम है बेटा वो आइसोबारिक होता है, बहुत आराम से बात आप जानते भी हो। इसको एक तरीका लिखने का होता है बच्चों, ये मूविंग पिस्टन विदाउट फ्रिक्शन। ये आपको मैं सीपीसी भी समझाऊंगा तब समझा दूंगा। मूविंग पिस्टन विदाउट फ्रिक्शन, कोई बोलते हैं ना पिस्टन इज मूविंग स्लोली, मतलब प्रेशर कांस्टेंट बोल रहा है। विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होगा वहां पे इसको ऐसा बोला जाता। और सुनो एक बार, फिर मैंने क्या बोला था बच्चों, जो फोर्थ वाला ग्राफ बना दो, आपने कंपैरिजन वाला बनाया था कि पहले वाले ग्राफ को ही आप 2 लाइनें बना दो, एक ये 1 नंबर और एक आपने बनाया बच्चों 2 नंबर, एक आपने बनाया 2 नंबर। फिर यहाँ पूछा था आपसे मैंने कंपैरिजन में बच्चों, वहाँ टेम्परेचर पूछा तो यहाँ मेरे कांस्टेंट क्या, प्रेशर। तो मैं पूछा P1 ज़्यादा है कि P2 ज़्यादा है। चेक करने तरीका मैं थोड़ी देर में कोई दूसरा भी बता दूंगा, फिलहाल मैं आपको एक्सिस से सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले वाला एक्सिस वहीं सिखाया आपको। थोड़ा देखो एक बार कैसा, यदि यहाँ बोला जाए सर एक एक्सिस फिक्स करो, फिक्स किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बेटा V2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू है V1। दिखाई देगा बच्चों V1 की वैल्यू ज़्यादा सर V2 की वैल्यू कम है, तो V1 डिवाइड बाई टी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, और V2 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू भी कम होगी। बच्चों V बाई टी हमने क्या बोला था K, तो यहाँ आ जाएगा सर K1 ग्रेटर देन K2, सही है क्या। अब फिर आ गई बात, अब K को लेकर कंपैरिजन कर लो एक बार आइडियल गैस से। आइडियल गैस होता था सर PV इक्वल टू nRT, तो V बाई टी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, nR डिवाइड बाई P। मतलब K से यदि कंपैरिजन किया जाए, यदि बच्चों आप यहाँ K से कंपेयर करोगे तो मेरे ख्याल से क्या आ रहा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सही है क्या। अब डायरेक्ट आंसर बता पाऊंगा सर K1 की वैल्यू ज़्यादा मतलब प्रेशर की वैल्यू कम है और P2 की, सही। बच्चों एक तरीका कंपैरिजन ये होता है जो हम आपको एक्सिस सेम लेके करना सिखाया है। अब हम आपको धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन सिखा दूंगा थोड़ी देर में, जैसे मैं अभी क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ 5वें वाला। एक फिक्स पैटर्न हम बना लेंगे, किसी भी स्ट्रेट लाइन का कहीं से भी निकलेगी उसको मैं एक स्टेप में ही सोल्व कर लूंगा, चाहे नाम मुझे पता हो नियम का चाहे ना पता हो। दोबारा देखो एक बार, 5वें वाला ग्राफ जो बच्चों ये वाला भी PMT में आया हुआ है, 5वें वाला को लगाया बच्चों मैंने डबल स्टार PMT, क्योंकि बच्चों मैं पहली बार आपको समझा रहा हूँ किस टाइप से आप बिना नियम का नाम जाने ही क्वेश्चन को कर लेंगे। देखो कैसा, हमने यहाँ ग्राफ बनाया ऐसा बच्चों, VT कर्व है और कर्व कुछ ऐसी है बेटा 1 और 2, आपको मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ स्ट्रेट लाइन नोट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नोट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा कुछ दिया हुआ है। जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया वो लाइन दिया हुआ है। टेम्परेचर बच्चों यहाँ केल्विन में रहता है, केल्विन की मैं बात कर रहा, डिग्री की बात नहीं कर रहा। फिर आपसे पूछता है वो कि आप बताओ P1 की वैल्यू ज़्यादा है या P2 की वैल्यू ज़्यादा है या दोनों की वैल्यू बराबर है। इस टाइप से अलग अलग ऑप्शन पूछता है बच्चों। इस टाइप के सवाल को मैं कोई सोल्व नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, फिर मैं कैसे सोल्व करूंगा, आराम देखना बेटा कैसे सोल्व कर रहा मैं इसको, फिक्स पैटर्न बनाता हूँ। कैसा भी डेंजरस सवाल होगा मैं उसको कैसे करूँगा। सर कोई भी ग्राफ के लिए अपने लिए महत्व है 2 ही चीज़ें, या तो उसका मैं एरिया देख पाऊँ, एरिया माना होता है बेटा y/dx, ये लाइन मैं पहले बोल चुका, बेसिक मैथ्स में और अच्छे समझा दूंगा। या बच्चों में उसका स्लोप ले पाऊँ। सर यदि y इंटू एक्स v इंटू टी, कोई काम की टर्म हमने सुनी है ऐसा, अब तक नहीं सुनी है। स्लोप क्या होगा बेटा y डिवाइड बाई एक्स v बाई टी, कोई सुन सकते हैं ऐसी चीज शायद हो। तो बच्चों आप सिंपल लिखो सर यहाँ इसका स्लोप जो आएगा वो आएगा v बाई टी, एक्चुअली dv बाई dt है लेकिन मैं v बाई टी सिंपल करके लिख रहा हूँ। सर v बाई टी को आप कुछ प्रेशर और कुछ रिलेट कर सकते हो, हाँ आइडियल गैस इक्वेशन से कंपेयर हो सकता है। बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा, PV इक्वल टू nRT, मैं कोई नियम नहीं जानता इसे कर रहा हूँ, या V बाई टी इक्वल टू nR डिवाइड बाई टी। मतलब क्या हो गया बच्चों आपका यहाँ से, सर जो आपका स्लोप है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। बात समझ में आई है। अब मैं स्लोप देखता हूँ बच्चों। सर यहाँ तो स्लोप देखने का तरीका क्या होता है बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ वो भी टू चेक स्लोप, टू चेक हमेशा यही रहेगा बेटा, टू चेक स्लोप टेक एंगल फ्रॉम ओरिजिन, टेक एंगल फ्रॉम ओरिजिन। जब भी आपको स्लोप चेक करना बेटा आप ओरिजिन से एंगल ले लो, आंसर बनेगा।
यदि 1 और 2 का मुझे स्लोप चेक करना, मैं कैसे करूँगा सर? एक 1 से मैच कर लो आप लाइन, एक 2 से मैच करो, ऐसा 1 से मैच किया। 1 का आपको बता बेटा मैं हॉरिजॉन्टल से एंगल लेना स्लोप के लिए θ1, 2 के लिए बच्चों θ2। आप देख रहे हो बच्चों θ1 की वैल्यू ज़्यादा और 2 की कम। स्लोप और प्रेशर क्या था बच्चों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका एंगल ज़्यादा उसका प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों? इस टाइप से जो मैंने सवाल किया ना लास्ट वाला, इससे मैंने कोई नियम का नाम यूज नहीं किया है, कोई नियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक लो और बता के ना मैं आपको देखा कितना उठपटांग से सवाल कराऊंगा, किसी भी फॉर्म में आइडियल गैस इक्वेशन से मैं बहुत सरलता से सोल्व कर पाऊंगा। 3 स्टेप फॉलो किए सर, आप y/x कर लो, आइडियल गैस इक्वेशन से कंपेयर कर लो, अपने आप जो भी आंसर आना हो आने लग जाएगा। बनाओ 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जो ग्राफ वाली कहानी मैं आपको सुनाना बेटा, उसमें आप एक नियम और बताऊंगा, फिर आप दिन कैसे भी उठपटांग सवाल को बहुत सरलता से बना पाओगे। ग्राफ का कैसे भी सवाल आएगा वो y/x से बन जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 का आप ऐसे कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। अब इसका थीटा लेके थीटा के नंबर वही ऐसे भी कर सकता था मैं ऐसे ही फिलहाल, लेकिन 4th वाला मैंने आपको ऐसे ही समझाया जैसे आप लोगों को एक्सिस सेम करने से। पेपर में रैंडम सवाल आएगा तो मैं ऐसे ही चेक करूंगा स्लोप वाले से ही, जैसे मैंने 5th वाला किया है। बस 3rd वाला नियम को मैं अलग से बनवा नहीं रहा हूँ, ऐसे मैं तो ग्राफ बना दूंगा, उसको आप उतारने की जरूरत नहीं बेटा। सिंपल मैं लिख दूंगा रिप्लेस V/P, वो एक ही बात है। प्रेशर की जगह वॉल्यूम लिख दो, आंसर वही है। लेकिन बार आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कराने के लिए मैं तो बना दूंगा, उसको आपको कॉपी करने की रिक्वायरमेंट नहीं, सेम चीज़ है। फिर आपको मैं जनरलाइज 2 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा इस फॉर्म में सवाल पूछा जाता है। एक और मैं से लिख रहा हूँ, सेम चीज़ है, रिप्लेस प्रेशर बाय वॉल्यूम, गेल-लुसाक लॉ बन जाता है। फिलहाल आप कैसे ही प्रैक्टिस एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है उस चीज़ की। देखो एक बार यहाँ गेल-लुसाक लॉ, इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी देखो एक बार। इसने बोला यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। P और T का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा बच्चों, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए आपको। बेटा यदि ऐसा लिखा P = K × T, मतलब P/T की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? कांस्टेंट। तो यदि मैं बनाऊंगा बच्चों P/T का ग्राफ, P/T का ग्राफ टेम्परेचर के साथ भी और P/T का ग्राफ प्रेशर के साथ भी, कैसा बन जाएगा? ऐसा और ऐसा। सही है क्या? 1, 2 और 3 तो हमने ऐसे ही बनाए थे। 4th वाला हमने बनाया था कंपैरिजन का। यदि 4th वाला ग्राफ आप बनाओगे बच्चों, ये P और ये आपका T, 1 और 2 ऐसे किया था कि कोई एक एक्सिस को हमने फिक्स कर लिया बच्चों, हमने ये वाला फिक्स रखा था। बेटा आप अच्छे देखते रहे ना एक बार बस, ये P1 और ये P2, सो P1 ग्रेटर देन P2 आ गया, तो P1/T ग्रेटर देन P1/T आ गया बच्चों, आ जाएगा ये K1 ग्रेटर देन K2। अब आइडियल गैस इक्वेशन से कंपेयर किया था बच्चों, सो PV = nRT होता है, तो P/T की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? nR/V। कंपेयर करोगे क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल V1 और V2। सही लिखा क्या? 5वां वाला डबल स्टार PMT मैंने कराया था बच्चों। यदि आपकी स्ट्रेट लाइन नोज पासिंग थ्रू ओरिजिन है, P/T आपकी कुछ इस टाइप की चीज़ है। चलो ऐसे बना लेते हैं इस बार। ऐसा कुछ ग्राफ अपने पास, ये 1 और ये 2, आपसे पूछा किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, तो किसकी वॉल्यूम ज़्यादा मैं ऐसे देखूंगा, ज़्यादा हमें नहीं पता। पहली बात आप इसका स्लोप लिख लो, स्लोप है P/T, आइडियल गैस से कंपेयर कर लो nR/V, मतलब स्लोप और वॉल्यूम इनवर्स है। एक हमने मिला दिया, ये θ1 और ये θ2, किसकी वैल्यू ज़्यादा बच्चों? θ1 ग्रेटर देन θ2, स्लोप ज़्यादा मतलब वॉल्यूम कम। अरे बात समझ में आई क्या? ये मैंने समझा रहा हूँ आपको पूरी कहानी। अलग अलग नाम हो सकते हैं बच्चों, इसको आइसोकोरिक बोलते हैं, इसी को बच्चों आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं, ऐसे ही नाम है। इसको बच्चों रिजिड कंटेनर भी बोलते हैं, मैं आपको सवाल में करवा चुका हूँ कि रिजिड कंटेनर माने वॉल्यूम सेम होता है। इसको बच्चों फिक्स पिस्टन भी बोलते हैं। बच्चों ये करने की रिक्वायरमेंट है बेटा, सेम चीज़ है, रिप्लेस P/V वही चीज़ है। ये शेयर करूँ, आपको टेंशन ना लो, मैं इनको सेव कर रहा हूँ साथ साथ, या आपके साथ में 1-2 दिन में सारे शेयर कर दूँगा। मुख्य मुद्दे पर आता हूँ बच्चों में, ये मैं जानबूझ के एक अच्छा सा जानबूझ के उठपटांग से सवाल लेके देखता हूँ आप कितना पकड़ पाओगे। यदि मेरे जैसे कोई होशियार बच्चा तो ऐसे सोचता, सर आपने जो 2 और 3 नंबर वाला ग्राफ बनाया ना, V/T या P/T, वो P और V के साथ तो आपने बता दिया, वो तीसरी वाली चीज़ क्यों छोड़ रहे हो आप? जैसे मैंने आपको बताया P/T का ग्राफ है प्रेशर के साथ भी और टेम्परेचर, वॉल्यूम क्यों नहीं बता रहे आप? उस वाली शंका मैं कुछ दूर करता हूँ बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल, आप अच्छे से सुनना। एक मैं करता हूँ और ये वाला आप करना, यहाँ एक मैं बनाऊंगा वो आप करना। एक सवाल पकड़ गए, कुछ भी पूछता रहे आराम से बता पाओ। देखो कैसा, आइडेंटिफाई
विच ऑफ फॉलोइंग गैसेज आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बच्चों आपको लिखा हो सकता है सिंपल, मैंने लिखा बस देखो बेटा अच्छे से, आपको सिंपल बस ये ग्राफ दिया हुआ है पी वी का टी के साथ। देखो बच्चों ये ग्राफ मैंने वहां नहीं बनाया था बेटा, वहां पी वी का ग्राफ मैंने पी के साथ बनाया था और वी के साथ, पी वी और टी का ग्राफ दिया हुआ है। आपको बोल दिया एक लाइन ये है, पता नहीं किसकी है, एक लाइन ये है, ये पता नहीं कौन सी गैस के लिए है, और एक लाइन बच्चों आपकी यहाँ है, ये पता नहीं कौन सी गैस के लिए। अब आपको ये बताना 1, 2 और 3 में कौन सी गैस आपके पास हाइड्रोजन है, कौन सी ऑक्सीजन। मतलब ये सवाल सीधा नहीं, डर लगे कि सर मैं सिंपल एक लाइन देख के कैसे गैस का नाम बता सकता हूँ, ऐसा लगने लग जाएगा। यही जो बच्चा प्रोसेस फॉलो करेगा, देखो कैसे करेगा बेटा प्रोसेस को। सर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं कम से कम स्लोप लिख लूंगा, बात समझे बेटा, मैं क्वेश्चन करना आपको कैसे सिखा रहा हूँ। पी वी डिवाइड बाई टी, सर इसका स्लोप, क्या इस स्लोप को कुछ आइडियल गैस से रिलेट किया जा सकता है, करके देखते हैं सर। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। सो पी वी डिवाइड बाई टी क्या आ गया बेटा, एन इंटू आर। सर अब तो मोलिक्यूलर मास या गैस का नाम तब भी नहीं आया, इसको ऐसा कर दूं एम डिवाइड बाई मोलिक्यूलर वेट। अब कुछ आपको आइडिया लगने लग गया होगा शायद कि सर जो आपके पास आर है, मास है, आर हटा दो तो क्या होगा, मतलब स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सब आप आइडिया लगा पाओगे सर, ये θ1, θ2 और θ3 किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, θ1, फिर किसकी θ2, फिर बच्चों θ3। मतलब जो होगा ना सर मोलिकुलर वेट जो होगा 1 का सबसे कम होगा, फिर मोलिकुलर वेट जो होगा बच्चों 2 का सेकंड नंबर पे होगा, फिर सबसे ज़्यादा किसका है मोलिकुलर वेट। अब आप गैस के नाम भी लिख सकते हो, सबसे कम इनमें किसका बच्चों, हाइड्रोजन, समझे बात को, फिर किसका बच्चों नाइट्रोजन, फिर बेटा ऑक्सीजन। कैसा ही उटपटांग सवाल होगा। इस सवाल का जब मैंने देखा तो मेरे लिए दिक्कत थी, लेकिन मैंने बाद में जब सोल्व करने लगा स्लोप लिखते ही मुझे आइडिया आ गया ऐसे सोल्व किया जा सकता है। उन गैस के नाम, नियम के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बात समझे बेटा। मुझे कोई स्लोप दिखा दो मैं उससे अपने आप बना लूंगा, और जैसे बेसिक मैथमेटिक्स समझेंगे तो उस टाइम आपको और आइडिया लग जाएगा। अच्छा कुछ भी सवाल कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं किसी भी कर्व के लिए बेटा आपको ऐसे समझा करूंगा कि देखो स्लोप आपको देखना तो स्लोप आप लिख लो और सोचो उससे कंपैरिजन किस चीज़ से किया जा सकता है, फिर अपने आप आंसर आने लग जाएगा। सवाल सेम है, इस बार आंसर तुम लोगों को देना है। कोड डेंजर से कुछ लिख दिया, मैं देखता हूँ बात को पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बताना कौन सा 1, 2, 3 में। वो कुछ भी लिखा हो तो सर लिख देख के डरना मत कि मल्टीप्लाई में लिखा है, एक्स एक्सिस में, डिवाइड में लिखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप बेसिक फंडे पे आ जाओ, स्लोप निकालते आपका आंसर आने लग जाएगा। आंसर आए तो आप बता सकते हो बच्चों। बता बेटा 1 कौन सी है, गुड बच्चों। लॉजिक में आपसे यहाँ से ये बताना चाहता था बेटा कि वो कुछ भी लिखा ना मल्टीप्लाई डिवाइड में बहुत आसान चीज़ है, वो आपको डराने के लिए लिखा हुआ है ताकि आप देख के छोड़ दो, उसके अलावा कुछ नहीं उसमें, समझेगा। कर्व कैसी भी होती ना, इसको मैं और भी मोल्ड कर सकता था, मैं इसको इस फॉर्म की कर्व में ही बना सकता, लेकिन इसका कंपेरिजन मैं आपको सिखा दिया आइसोथर्मल में, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई संभावना नहीं बनती है, या तो इनवर्स वाला रिलेशन या डायरेक्ट वाला, इससे कुछ नहीं बनती। देखो कैसा सर, यहाँ तो सवाल शुरू करना तो आप स्लोप ले लो, स्लोप आएगा सर वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स, पी बाई रो तो रो ऊपर चला गया, छोड़ दिया। सर इस बवाल को मैं नहीं जानता, फिर मैंने याद कराया बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन की 5-6 फॉर्म हमने लिखी थी, किसी एक फॉर्म में मैच करता होगा शायद। आप देखो बेटा स्लोप वाला कौन सा याद है आपको, पी बाई रो इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई मोलिक्यूल, बिल्कुल वेरी गुड सही है। अच्छा सर अब इस फॉर्म में बना लो तो टी को यहाँ ले जाता हूँ, रो को यहाँ और पी को नीचे, तो ऐसा बन जाएगा टी इंटू रो डिवाइड बाई प्रेशर, ये यहाँ चला गया, क्या हो जाएगा बेटा मोलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई आर, मेरे ख्याल से सही लिखा है। अब कंपेयर किया सर आर जो है आपका कांस्टेंट वैल्यू हटा दो तो मींस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया मोलिक्यूलर वेट, सही लिखा गया। अब और आसान स्लोप की कोई दिक्कत नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज θ1, θ2 और θ3। सर θ1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर θ2 की और फिर θ3 की। मोलिकुलर वेट जो बच्चों 1 का सबसे ज़्यादा होगा बेटा, फिर मोलिकुलर वेट 2 का होगा और फिर मोलिकुलर वेट 3 का होगा। आंसर आ जाएगा सर ये ऑक्सीजन है
और ये आपकी नाइट्रोजन है और ये आपकी हाइड्रोजन है। बात समझ में आई क्या? अब कोई भी स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ होगा तो मेरे ख्याल से कंपेयर कर पाओगे। y डिवाइड बाई एक्स करना बेटा, अपने आप आंसर आने लग जाता है। बच्चों उन 3 नियम को आपको नहीं भी बताता ना, मैं सीधा ये कराता तब भी मेरा काम बनता। वो आपको सिर्फ ये बताओ, सर डरना मत, सर इतने ग्राफ। जब केटीजी बच्चा पढ़ता ना, केमिस्ट्री में फिजिक्स में आपने पहले पढ़ी है, तो पहले माइंड में उसको ये आता है गैस लॉज में इतने ग्राफ कैसे याद करूं। तो आपको फंडा ये बताइए, ग्राफ एक्चुअली डिवीजन किया, एक प्रोपोर्शनलिटी का है, 2 कांस्टेंट वाले, एक कंपैरिजन वाला, बस ग्राफ एक्चुअली इतने ही हैं। बाकी फिर कोई कुछ भी बनता रहेगा आगे से। इसको घर जाके दोबारा आप देखना, आपको समझ में आ जाएगी कहानी। बच्चों 3 नियम गैस लॉज ये होते हैं, 2 और हैं छोटे छोटे नियम, वो आपको समझाता हूं। बहुत महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है बेटा, जब भी क्वेश्चन आया ना, बहुत आसान क्वेश्चन फंसता है इसमें जब भी आता है। आया हुआ 2-3 बार। बना ले बेटा आपने, गुड। बच्चों ये एक गैस लॉज और रह गए अपने पास 1-2, उसकी मैं बात और करता हूँ। 3 नियम के बाद 4th वाला डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बच्चों ये आप मुझसे अच्छा जानते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार एक लाइन में लिखा रहा हूँ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे, एक सवाल की फॉर्म में समझा दूंगा, पहले थोड़ा देखो। डाल्टन ने क्या बोला, सर यदि यहाँ पे अपने रूम में गैस हैं 2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सपोज अपने कमरे में गैस है सिर्फ 2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो बच्चों मान लो टोटल प्रेशर यहाँ मेरे पास 1 atm है ही 1 atm। यदि ऑक्सीजन का मान लो 0.7 atm है, तो बचा हुआ 0.3 है ना, पक्का हाइड्रोजन का होगा। मतलब ये बोलना चाहता है टोटल प्रेशर ऑफ गैस इन ए कंटेनर इज एल्जेब्रिक सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेज। सारी गैस का अलग अलग प्रेशर जोड़ लो, वो किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर के बराबर था। डेफिनेशन तो बस यही है, सीधा लिखना बच्चों में। यदि टोटल प्रेशर इन ए कंटेनर आपको लिखना तो ऐसा लिखना पड़ेगा बच्चों, P1 प्लस P2 प्लस P3 और ऐसे चलता रहेगा। इस कंटेनर की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ मेरे पास 1 गैस है, 2 और 3 गैस है, इस टाइप से आगे कुछ है चलता रहेगा। P1 P2 P3 इनको बोला जाता है बच्चों पार्शियल प्रेशर। ये मुझसे अच्छा आप जानते होगे, मोल फ्रैक्शन नाम का एक वर्ड आएगा बच्चों यहाँ, पार्शियल प्रेशर। यदि बच्चों मुझे P1 की वैल्यू लिखनी है तो कैसा लिखा जाएगा, मोल ऑफ 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। बच्चों जानते हो फॉर्मूले को, जानते बेटा इसको? इस वाली चीज को क्या बोलते हैं बच्चों, जो ये चीज हमने ये लिखी है दैट इज मोल फ्रैक्शन। ऊपर यदि पहले वाला लिखा हुआ तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, पहले वाली गैस की मोल फ्रैक्शन के ऊपर है। सुना एक बार अच्छे से एग्जाम्पल, उसने ऐसा लिखा, अपने पास जो है ना बच्चों यहाँ टोटल प्रेशर इस कंटेनर में जो गैस का वो 21 atm है, 21 atm है। आपके पास 2 गैस है बेटा, एक बोल दिया 64 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है और आपको बोल दिया बच्चों 60 ग्राम आपके पास नियोन गैस है। आपको अलग अलग पूछा, आप बचाओ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन गैस क्या, आपसे ऐसा पूछ लिया प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन क्या, आप बताओ। देखो मैं कैसे सोचता हूँ, पहली बात तो सर O2 नहीं लिखा ना, वैसे बोलेगा OXYGEN, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, O2 N2H2 आपको लेना है। देखो बच्चों आप मोल ऑफ ऑक्सीजन बता सकते हो क्या, बिल्कुल सर, मास 64 डिवाइड बाई कितना 32, 2 मोल आ गए। बच्चों आप मोल ऑफ नियोन बता सकते हो क्या, 60 डिवाइड बाई 23 आ गया। बच्चों मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं ना, प्रेशर निकाल पाएंगे। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, ऊपर मोल ऑफ ऑक्सीजन, नीचे आ जाएगा बेटा टोटल मोल। 2 ही गैस है तो दोनों का जोड़ कर दिया और यहाँ क्या आ जाएगा टोटल प्रेशर। सोल्व किया बच्चों सर 2 डिवाइड बाई 5 इंटू कितना बच्चों 20, चलो 20 कर लेता हूँ मैं राउंड अबाउट करने के लिए। 20 कितना बन जाएगा, सोल्व किया तो आपके पास 8 atm, सही है क्या बच्चों? यदि मैं ऐसे बोलता कि ऑक्सीजन आपने निकाल लिया, क्या आप नियोन का प्रेशर बता सकते हैं? सर 2 ही गैस हैं, एक का 8 है, टोटल 20 है, कितना बच गया 12, सही है क्या? उसका सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो आप कर लो, वो भी तब भी 12 भी आएगा। बराबर शाबाश। एक अच्छा सवाल आपको मैं कराता हूँ, चाहते तो बच्चों आप सिंपल ये पार्शियल प्रेशर से पहले में करा देता, लेकिन अब उसकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, उसका आप यूटिलाइजेशन समझ पाओगे। देखो बना के N2 लिख लेना आप, चाहे पूरा नाइट्रोजन NIT है ना, 35 kg नाइट्रोजन
is filled in a rigid container and pressure is 6 atm, 35 kg nitrogen is filled in a rigid container and pressure is 6 atm. Oxygen gas is supplied in same container. Oxygen gas is supplied in same container such that pressure becomes 9 atm. Such that pressure becomes 9 atm. Find mass of oxygen added. Find mass of oxygen added. देखो बच्चों एक बार बेटा, एक बात समझ में आएगी। एक तो रिजिड को अंडरलाइन आप कर लो। रिजिड माने आपको बोल चुका बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है। बच्चों पहले एक गैस थी 6 एटीएम प्रेशर था, बाद में 2 गैस होगी 9 हो गया। इसका मतलब ये जानते हैं सर जो पहले वाला 6 था तो आपका ठीक है नाइट्रोजन का था, जो बाद वाला 3 एक्स्ट्रा है वो कहाँ से आएगा सर? ऑक्सीजन का होगा। समझे क्या बात को? जो बाद वाला 3 कहाँ से आया बेटा? ऑक्सीजन का होगा। देखो बना के देखते हैं सर। पीवी इक्वल टू एनआरटी। बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है, रिजिड कंटेनर है, आर कांस्टेंट है, मोल की कुछ बात आपने किया नहीं, सॉरी मोल तो अलग अलग है। पीवी इक्वल टू एनआरटी। बच्चों आर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तापमान आपको सेम लेना पड़ेगा। बच्चों स्लोली एडिट लिखा तब भी अच्छा, वरना टेम्परेचर कोई बात नहीं किया तब भी मुझे तापमान कांस्टेंट लेना पड़ेगा। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों सर ऑक्सीजन का प्रेशर डिवाइड बाई नाइट्रोजन का प्रेशर शुड बी इक्वल टू ऑक्सीजन के मोल्स डिवाइड बाई नाइट्रोजन के मोल्स। बच्चों चाहते तो आप ऐसा लिख लेते हैं टोटल प्रेशर और टोटल मोल्स, टोटल प्रेशर टोटल मोल्स, वैसे ही सोल्व हो जाता सिंपल, लेकिन उसकी वैल्यू और कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाती। अब आप पार्शियल प्रेशर जानता ना, मैं जानता हूँ ऑक्सीजन कितना प्रेशर है 3, नाइट्रोजन कितना 6, ऑक्सीजन का मास नहीं पता है लेकिन डिवाइड बाई क्या बेटा 32, इसका मास कितना 35 डिवाइड बाई 28। सोल्व आप करोगे तो बच्चे ये आ जाएगा 3/6 इंटू 35 डिवाइड बाई 28 इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 32। सोल्व करके देखते हैं। कैंसिल करने की कोशिश हमेशा बच्चों पहले नीचे से करेंगे। जैसे देखो कितना है 7 से 7 पे कितना आ जाएगा 4 पे 7 और 4 पे 8, सही लिखा क्या? 7 पे कैंसिल कर दो बेटा 5 और यहाँ कैंसिल किया बेटा 1/2 और 2 कैंसिल किया आपका 4, तो 4 यहाँ बचा और 5 यहाँ बचा, कितना आ जाएगा 20 kg। बात सही है क्या? 20 किलो। बच्चा ये पूछ सकता है सर ये मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअली ग्राम में होता है, ये ग्राम में होता है, आपने ग्राम में क्यों कन्वर्ट नहीं, आपने केजी में क्यों कन्वर्ट नहीं किया? मैं जानता हूँ बड़े रेशियो है, ये ग्राम में दिए अपने आप कैंसिल हो जाता वो, इसलिए सिंपल लिखा। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन में यूनिट का फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों की सेम यूनिट कैंसिल हो जाएगा। दोबारा सुनो, वहां उसने पहले बोला नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कारण कितना प्रेशर है 6 एटीएम, बाद में वहां 2 गैस हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, प्रेशर कितना बेटा? अच्छा तो ऑक्सीजन का नहीं पता, नाइट्रोजन का कितना है, कितना आ गया ऑक्सीजन का वो लिखा है। टेम्परेचर बेटा कुछ नहीं बोला हो तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज स्लोली एडिड भी बोल सकता है। अदर टेम्परेचर हम अलग ले ही नहीं सकते, वैल्यू ही नहीं पता अपने को, फिर ऐसा ही बोला जा सकता है। अंतिम नियम आ गया एक लाइन का, वो भी लिखते हैं। At given pressure, temperature and volume, number of लो में लिख रहे हैं, at given pressure, temperature and volume, number of molecules
फॉर एनी गैस इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एनी गैस इज कांस्टेंट। बच्चों आपको याद है क्या, पी वी इक्वल टू एन के इंटू टी लिखा था, क्या की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है यहाँ। इस फॉर्म में इसलिए इक्वेशन लिखी बेटे, मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताना चाहता हूँ, मैं कैपिटल एन बताना चाहता हूँ। तो एन क्या होता है सर, एन आ गया पी वी डिवाइड बाई के इंटू टी। मैंने पहले बोल दिया बच्चों एन आपका ये कांस्टेंट है, आपको मैंने बोल दिया बच्चों आपका प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर, के तो पहले ही कांस्टेंट था, यही तो हमने बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे कांस्टेंट। बच्चों ऐसे नहीं पूछता सवाल, ऐसे सवाल नहीं पूछता है, और आपको अलग अलग पी वी टी एक साथ कांस्टेंट नहीं बताएगा, तो क्या बोल देगा, एट एनटीपी फाइंड आउट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन या हाइड्रोजन टू हीलियम, अलग अलग दो गैस के नाम देगा। जनरली आपको ऐसा रहेगा कोई एक मोनोएटॉमिक कोई डाई, अलग सा नाम, ताकि आपको डाउट रहे। जबकि जैसे ही उसने एनटीपी एसटीपी बोला ना बेटा, इसका मतलब उसने तीनों चीज कांस्टेंट बोल दी, पी वी और टी कांस्टेंट हो गई, फिक्स वैल्यू हो गई है। और आपको बोला हाइड्रोजन और हीलियम, कुछ भी बोलता रहे, क्योंकि देखो पी वी और टी कांस्टेंट के पहले ही कांस्टेंट, तो हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की रेशियो में रहेंगे 1:1। सही है क्या। पीएमटी में सवाल कैसे पूछा, पीएमटी में सवाल ऐसे पूछा, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर फाइंड आउट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम मैंने एन बाई वी पूछा फॉर हाइड्रोजन टू हीलियम। और एन बाई वी की वैल्यू क्या आ जाती, पी डिवाइड बाई के डिवाइड बाई टी, पी और टी कांस्टेंट, अपने आप आंसर क्या आ जाता 1:1। सही है क्या। एक लाइन नीचे लिखो इसकी, आप मैं एनटीपी एसटीपी फॉर्म में लिखवा रहा हूं बेटा, ऐसे एट एनटीपी ओब्लिक एसटीपी के दोनों एक ही चीज है, न्यूमेरिकली दोनों एक ही हम मानते हैं, अदरवाइज डिफरेंस आपको मैंने बताया था बच्चों, थोड़ा सा 0.01 डिग्री का है। लिखो शाबाश एक बार, एट एनटीपी ओब्लिक एसटीपी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स for any two gases, ratio of number of molecules for any two gases will be 1:1, will be 1:1। एनटीपी एसटीपी में किसी भी दो गैसों के बीच की अनुपात क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का बराबर रहेगा 1:1। सही। बस एक पोर्शन ये था महत्वपूर्ण जो मैंने पढ़ा, एक मैं आपको और अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ये वो पोर्शन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आज आपके टीजी का, जो आपको डाउट रहा होगा आज तक, है ना, उसको आप अच्छे से पढ़ना, फिर आपको अच्छा लगेगा। हाँ तो उस फॉर्म में पूछे तो उस फॉर्म में बता देना, नंबर डेंसिटी का रेशियो भी 1:1 आएगा, फिर दो नाम नहीं हो सकते क्या, है ना। देखो बेटा एक बार बच्चों, मैं एक बता रहा हूँ टॉपिक आपको, अब शुरू कर रहा हूँ मैं आपको अलग अलग स्पीड वाली कहानी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन ए कंटेनर, इसको स्पेसिफिकली बच्चों इतना मैं पढ़ाऊंगा, आपको इतना ही पढ़ना है, सवाल आप कहीं से भी कर लें, थ्योरी आपको यही करनी, इतना मैं बता रहा बस। अच्छे सुनो बच्चों, प्रेशर कैसे एक्सर्ट हुआ आपको मैंने समझाया था बेटा, लो प्रेशर को लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लो, लो डेंसिटी भी बोलते हैं, वो बात को समझा रहा हूँ। प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है बच्चों, अपने पास कंटेनर 100 लीटर का 100 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल मान लो मैं हूँ, तो मेरी दिशा कोई एक्स वाई ऐसे फिक्स नहीं होती है, रेंडम मोशन है, गैस मॉलिक्यूल कहीं भी जा रहा है, 3 डायमेंशनल मोशन करता है कोई भी मॉलिक्यूल, उसके कंपोनेंट तो बेटा एक्स कंपोनेंट भी हो सकता है वेलोसिटी का, वाई भी और जेड भी। मैं जानबूझ के वर्ड यूज कर रहा हूं बच्चों वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं सर मुझे प्रेशर निकालना है, प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, और फोर्स चेंज इन मोमेंटम से आती है, और मोमेंटम में वेलोसिटी होती है, स्पीड नहीं होती। बात सही है क्या, मैं जानबूझ के वेलोसिटी वर्ड यूज किया है। एक बात तो बच्चों, पहली बात ये प्रेशर एक्सर्ट कैसे हुआ, एक मॉलिक्यूल है ऐसे चला, ओ एक्स डायरेक्शन में टकराया और वापिस आ गया, जैसे टकरा के वापिस आता है बेटा एम इंटू वी 2mv मोमेंटम चेंज होता है, जानते होगे, पढ़ा हुआ दोबारा पढ़ाएंगे, mv इंटू एम वी 2mv होता है चेंज इन मोमेंटम। तो पहली लाइन में आपको ये लिखाऊंगा बच्चों, प्रेशर जो एक्सर्टेड होता है दैट इज ड्यू टू मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल टू वॉल ऑफ कंटेनर, जो गैस मॉलिक्यूल मोमेंटम ट्रांसफर करेगा ना गैस इसकी कंटेनर की दीवार को, उसके कारण दीवार के ऊपर प्रेशर बना है। बात समझ में आई सर, मोमेंटम से कैसे रिलेट कर दिया आपने, मोमेंटम से फोर्स आएगा, फोर्स से एरिया, मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, सीधा लिखवाऊंगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रोसेस उसका यही है। यदि कहीं मुझे कोई ऐसा बोल देता, अच्छे बात सुनते ना बेटा, अच्छा सवाल जब बनता ऐसे पूछता, बहुत रेयर चांस है, फिर भी ऐसे बता रहा हूँ,
कंसेप्ट आप समझ गए तो उस बात को एक सेकंड में बताओगे कि सर जो कोलिजन है ना दीवार से वो इन इलास्टिक है। जो कोलिजन किया ना मॉलिक्यूल ने दीवार से वो इन इलास्टिक है, प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा। मैं से सोचता सर कोलिजन से क्या फर्क पड़ता था, सर कोलिजन से टकरा के यदि वापिस आता था मोमेंटम 2 MeV था, उसी कारण प्रेशर आया है, और गया टकराया और वहीं रह गया तो मोमेंटम क्या बच्चों MeV। मोमेंटम कम हुआ सर, फोर्स भी कम होगी, प्रेशर भी कम। बात समझ में आई क्या? यदि कोई बोले इफ आपका कोलिजन जो दैट इज इन इलास्टिक दैट मीन्स प्रेशर विल डिक्रीज, अपने से नहीं पूछने वाला, ऐसे ही मैं आपको बताया है। तो पहली लाइन ये लिख रहा बच्चों आपको मैं, पहली लाइन यहाँ देखो बेटा, स्टार लाइन सीधी ये, प्रेशर एक्सर्टेड इज ड्यू टू, बच्चों सवाल है बेटा ये, इज ड्यू टू मोमेंटम ट्रांसफर्ड, मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। बच्चों मैं मॉलिक्यूल बोलूं एटम बोलूं गैस पे डिपेंडेंट है बेटा, बाय गैस मॉलिक्यूल्स टू वॉल ऑफ कंटेनर। पहली बात ये हो गई, कारण क्या है, कारण है बेटा मोमेंटम, मोमेंटम की कहानी बाकी सारी कहानी हुई होगी। करने का मैं प्रूफ कर सकता हूं लेकिन नहीं चाहता मैं साला फड़ा लेना भी आपके लिए, आपकी दिक्कत हो जाएगी, आप नहीं कर पाओगे। ऐसे ही मैं बना रहा हूं बच्चों, यदि एक पार्टिकल अपने पास है m0 और m0 ऐसे Vx से मुकरता, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो कैसे टकराएगा सर, ये यहां सामने दीवार से जाएगा, टकराएगा और वापिस आएगा। दीवार का एरिया मान लो बच्चों ये L है साइज, तो ये भी L होगा, ये भी क्यूबिकल कंटेनर में ले रहा हूं बच्चों, मैं जानबूझ के प्रूफ नहीं करवा, आसान चीज है। मैं सीधा प्रेशर जो आएगा बच्चों P/ρ जो आता है वो आता है बेटा Vx² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो आपका आएगा बच्चों Px आएगा आपका P/ρ आएगा Vx² के प्रोपोर्शनल। बच्चों RMS लिखने का तरीका तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, RMS एक टर्म आएगी उसे समझा रहा हूँ RMS में क्यों लेके आ रहा हूँ। देखिए सुन लो पहले अच्छे से बच्चों, क्या कंटेनर के अंदर एक एक मॉलिक्यूल का एक एक कंपोनेंट देखा जा सकता है? नहीं। हम तो ये जानते हैं जैसे सिलेंडर घर पे आपका गैस का सिलेंडर रखा है, मैं तो ये जानता हूँ सर इसके अंदर इतनी गैस, इसका तापमान ये है, बस। मैं टेम्परेचर तो मैं बता सकता हूँ गैस का, लेकिन ये नहीं बता सकता एक एक मॉलिक्यूल कहाँ मूविंग है। सही है क्या? तो एक टर्म आती है बेटा RMS, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर एक ऐसी चीज होती है जो आपका कंबाइंड इफेक्ट शो करती है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने IRMS पढ़ा, VRMS पढ़ा, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है सर यदि जितना DC करंट उसमें 1 घंटे फ्लो करने में जितनी एनर्जी आपकी वेस्ट करता था या जितना हीटिंग इफेक्ट पैदा करता था, सेम टाइम में ये करंट भी इतना ही पैदा करेगा, मतलब एनर्जी इक्वल करके एक टर्म बनती थी IRMS। यहां भी ऐसा ही कुछ बनाऊंगा मैं मैं चाहता हूं सर जितने अलग अलग इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 मॉलिक्यूल मिलकर जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि मैं जानता हूं बेटा मैं आइडियल गैस पढ़ता हूं, आइडियल गैस में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, हमने लिखा है पोटेंशियल 0 है। तो जितने सारे मॉलिक्यूल की अलग अलग चलने का काइनेटिक एनर्जी है, तो टोटल गैस का मास मैं पता कर लूंगा मॉलिक्यूल से। तो एक काम करो, पूरी गैस का मास ले लो m और अलग अलग वेलोसिटी के बजाय एक स्पीड का नाम दो, उसका नाम होगा VRMS। दोबारा कंबाइंड बोलता हूं, अलग अलग मॉलिक्यूल के कारण जितनी काइनेटिक एनर्जी बेटा उतनी काइनेटिक एनर्जी यदि बन जाए टोटल मास ऑफ गैस इंटू हाफ इंटू V², जो एक V आपको यूज करना है दैट इज VRMS। सही है क्या? कंबाइंड इफेक्ट देखने के लिए। तो बच्चों सरल तरीके से लिखने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं कि बेटा VRMS को ऐसा मान लो x कंपोनेंट I, y आपका j में और z आपका k में। वो तो ऐसा लिखा जा सकता है, आप वेक्टर फॉर्म को हटा के यदि इसका लोगे मैग्नीट्यूड, तो VRMS² इक्वल टू Vx² प्लस Vy² प्लस Vz। वेक्टर में पढ़ भी लेंगे तो बच्चों Vx, Vy और Vz को इक्वल मानते हैं। ये आपको मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में समझा दूंगा, ट्रांसलेशनल मोशन में बराबर मान के काम किया जाता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा VRMS² इज इक्वल टू Vx² और यहाँ डिवाइड बाई 3। बच्चों VRMS आप याद कर देंगे, थोड़ी देर में ही एम्स में सवाल आया है, हम थोड़ी देर में VRMS आपको याद भी हो जाएगी। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है P/ρ को VRMS² डिवाइड बाई 3। कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लेना, मेरे ख्याल से ये याद करना आसान है। इस फॉर्म में याद करो, इसमें एक ही बात है, बात समझ में आएगा बच्चों। PMT में बहुत बार, अब इसको मैं अच्छे से मोल्ड करता रहूँगा चीज़ों को, ये तो मैंने डायरेक्ट लिखवाया बच्चों, काम की चीज़। अब आपको मैं इसके कंसेप्ट बढ़िया से अलग से नोट 1 नोट 2 ऐसे अलग से बनाऊंगा शानदार, फिर आपको बात पकड़ में आएगी। अभी तो मैंने वैल्यू भी नहीं निकाली क्योंकि मैं जानता हूँ P/ρ किसके बराबर होता है बच्चों,
RT बाई मोलिकुलर वेट, उसे कंपेयर करके VRMS बन भी जाएगा। अब RMS का प्रैक्टिकल मतलब समझ पाए बेटा, अलग अलग मॉलिक्यूल की अलग अलग स्पीड है, उन सब की जितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो टोटल गैस का मास ले लो, हाफ इंटू टोटल गैस का मास इंटू वी। यदि कोई एक वी यूज करना ना बेटा, उसको VRMS बोलना। अलग अलग आप देख ही नहीं सकते एक्चुअली। अब आधा घंटा आपको आनंद भी आएगा और समझ में भी बहुत बढ़िया से आएगा। एक ही बात पे मार रहा हूँ, P बाई रो क्या होता है बेटा, VRMS स्क्वायर डिवाइड बाई 3। और ये भी आप समझ गए कि बेटा एक मॉलिक्यूल सामने से मोमेंटम ट्रांसफर करे या 10 मॉलिक्यूल, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू होगी, ज़्यादा वैल्यू होगी तो ज़्यादा प्रेशर होगा। वही मैं तब लिखवा था बेटा, लो प्रेशर कैन आल्सो बी रिटन एज लो डेंसिटी, है ना। बच्चों मैं नोट की फॉर्म में कुछ चीजें आपको लिखवाऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कराऊंगा, फिर आप बात को समझ पाओगे सारी। इसमें बहुत शंकाएं आएंगी, इसलिए मैंने बच्चों एफ ऑफ टी वो लिखवा था, ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि आइडियल गैस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि सारी एनर्जी होती ही काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चों फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, यहाँ प्रूफ भी हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने एक थर्मोमेट्री में आपको लिखवाया था। बना लिया बच्चों आपने? एक बार यहां देखो बच्चों, अब ऐसा लिखा जा सकता है क्या सर, VRMS स्क्वायर डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू RT डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट, या VRMS की वैल्यू ऐसे आ जाएगी बच्चों √3 RT डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। इसलिए आपने बार बार रट्टा मारा होगा बच्चों, और अलग अलग नाम की स्पीड भी होती है बेटा, वो भी ऐसे लिख रहा हूं मैं। अब मैं आपको नोट की फॉर्म में लिखवा रहा हूं, आप एक साथ लिखना है, तो सुनो पहले बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा महत्व है नहीं, मुझे पूरे सवाल कर लूँगा, पूरे चैप्टर पढ़ लूँगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी से फर्क पड़ता है। प्रोपोर्शनलिटी के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, पहले से ही याद आपको फॉर्मूला। और स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, √γ P बाई रो, याद आपको। वही चीज़ बार बार मैं बोलूँगा, किसी भी स्पीड का मैं नाम ले दूंगा, चाहे एवरेज बोलूँ बच्चों, अभी नाम आएंगे अलग बेटे, चाहे मैं एवरेज बोलूँ, चाहे बच्चों मैं मोस्ट प्रोबेबल बोलूँ, या बच्चों मैं RMS बोलूँ, चाहे बच्चों मैं साउंड बोलूँ, सबकी प्रोपोर्शनलिटी एक ही है, √P बाई रो, कॉन्स्टेंट अलग अलग है। और P बाई रो का आइडियल गैस में हमने क्या पढ़ लिया बेटा, RT डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट लिखा, बस पूरा चैप्टर मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, बचा हुआ वो प्रोपोर्शनल पहले से जानते हो। तो ऐसा लिख रहा हूँ बच्चों, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होती है बेटा, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी VRMS की। VRMS के बाद आपकी वैल्यू जो आएगी बच्चों, ये होती है √3 RT डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। फिर आपकी आएगी बच्चों एवरेज, ऐसा लगना मतलब एवरेज आपको बता चुका मैं, √8 बाई पाई RT डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। उसके बाद वैल्यू आती है बेटा मोस्ट प्रोबेबल, उसके बाद आती है बच्चों साउंड, ये साउंड की सबसे कम होती है, मैं ये भी प्रूफ हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू होती है बच्चों √2 RT डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। बच्चों ये आएगा आपका गामा टाइम्स ऑफ RT डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। यदि आप रेशियो लोगे बेटा, ये 1.73, 1.59, 1.41 √γ। बच्चों इसके लिए मुझे एक लाइन बतानी जरूरी हो जाती है, मोस्ट प्रोबेबल के लिए दो एक लाइन में समझाता हूं पहले, फिर इसको मैं ये लिखूंगा। सर एवरेज RMS समझा रहे बेटे, कंबाइंड इफेक्ट लेने के लिए RMS आती है बेटा। इसके लिए आपको देखो एवरेज, सर एवरेज मैं जानता हूँ V1 + V2 + V3 डिवाइड बाई 3, एवरेज आ गई बस, और क्या है, एवरेज भी मैं जानता हूँ। एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक होती है बच्चों स्पीड एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आर मूविंग, ऐसी स्पीड बच्चों जिसके ऊपर सबसे ज्यादा संख्या मॉलिक्यूलों की मूविंग है। जैसे सुनो एक बार, मेरे पास ऐसे मॉलिक्यूल है, कोई 1 मीटर पर सेकंड चलता है, एक 2 मीटर पर सेकंड चलता है, फिर 1 मीटर पर सेकंड चलता है, फिर 5 मीटर पर सेकंड चलता है, और फिर बच्चों 1 मीटर पर सेकंड चलता है। अपने पास ऐसे 5-6 मॉलिक्यूल हैं।
तो सर एवरेज क्या होगी, एवरेज तो ये हो जाती सर 1 + 2 + 1 + 5 + 1 / 5 आंसर आ जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे कुछ फॉर्मूला अपने यूज नहीं करना अभी। इसकी मोस्ट प्रोबेबल क्या होती सर, एक मॉलिक्यूल 1 मीटर/सेकंड चल रहा है, एक ये 1 मीटर/सेकंड चल रहा है, एक ये, 3 मॉलिक्यूल 1 मीटर/सेकंड से चलते हैं। टोटल 5 हैं, 5 में से 3 1 मीटर/सेकंड चलते हैं, एक 2 मीटर/सेकंड चलता है और एक 5। तो कौन सा आएगा मोस्ट प्रोबेबल, 1 मीटर/सेकंड। जिस स्पीड के ऊपर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग होते हैं बेटा उसको मोस्ट प्रोबेबल बोला जाता है। सही है क्या, इतना ही काफी अपने लिए। अच्छा चलो ये बनाओ एक बार, चाहूँ तो बेटा मैं VRMS का फॉर्मूला लिख दूंगा, ऐसे हम जानते लिख देता हूँ यार, फिर तुम बोले बताया नहीं। अरे VRMS कैसा फॉर्मूला जानते हो, V1², यह फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो, /n। एवरेज कोई लिखवाता तो V1 + V2 चलता रहता / जानते बेटे फॉर्मूले, PMT नहीं पूछती है, मॉडल में 1-2 सवाल है। ठीक है क्या, बना शाबाश। क्या बेटा, ये ऐसे ही लिखा मैंने, आप चाहो तो इसको लिखो, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। PMT अच्छा रेशियो क्या से आई, रेशियो से आई बेटा, ये √3 है, इसकी वैल्यू लिखा हुआ, √8/π इसकी वैल्यू लिखा हुआ, √2 ऐसे, बाकी सब तो कैंसिल ही हो ना रेशियो में लेंगे तो, है ना। याद करने का तरीका है इसका, याद करने का तरीका है RAM, ठीक, RMS एवरेज मोस्ट प्रोबेबल। आपको पता बस कम ज्यादा कौन सा काम चल रहा है, मतलब ये भी नहीं चाहिए मुझे तो आपकी प्रोपोर्शनलिटी चाहिए बेटा, वो आप पहले ही जानते P/ρ। सवाल मैं उसी से कराऊंगा सारे, अच्छे नोट पे आप पढ़ा रहा हूँ बच्चे, तो मैंने ऐसे लिखवाना एक बार लिखवा दिया। अब बच्चों में बढ़िया नोट के ऊपर आ रहा हूँ, आपके मन में कई शंकाएं आ सकती हैं। सर कोई भी स्पीड हमने बनाई, हर स्पीड के फॉर्मूले से बने, जैसे मान लो प्रोपोर्शनल टू √P/ρ भी बना, और P/ρ को मैं लिख दिया सर √RT/ मोलिकुलर वेट। सर ये √P के भी प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल है। यदि किसी सवाल में ऐसा आ जाए कि प्रेशर 2 गुना बढ़ा और टेम्परेचर 2 गुना, फिर तो ठीक है सर, एक ही आंसर आएगा। यदि कभी ऐसा आ गया कि प्रेशर 2 गुना बढ़ा और तापमान 4 गुना बढ़ा, फिर तो दोनों का अलग अलग आंसर हो गया, फिर कौन सा माना जाए। बस समझ रहे बेटा मेरी बात को, कोई भी स्पीड आपने देखी ना, उसकी दोनों प्रोपोर्शनलिटी बनी हुई है उसकी दोनों प्रोपोर्शनलिटी बनी हुई है, वो रूट आपका P पे भी डिपेंडेंट है और रूट आपका T पे भी डिपेंडेंट है। प्रेशर भी 2 गुना और तापमान भी 2 गुना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है कि आंसर आएगा। यदि बोल दिया प्रेशर 2 गुना और तापमान 4 गुना है, अलग अलग आंसर होगा, फिर कैसे किया जाए। फिर बच्चों आपको ऐसे तापमान को ही मानना है, लिखवा रहा हूं ऐसे देखो एक बार, इफ, इसको 3 पॉइंट में लिखवाऊंगा बेटा, इफ P and T आर गिवन, प्रेशर और तापमान दोनों गिवन है बच्चों, कंसीडर टेम्परेचर ओनली। आपको बोला प्रेशर 2 गुना तापमान 4 गुना, आपको सॉरी, आपको टेम्परेचर 4 गुना के हिसाब से आंसर देना। क्यों बेटा, आपको याद है सर आइडियल गैस का सारी एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक होती है, और काइनेटिक एनर्जी तापमान डिपेंडेंट है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा गवर्निंग फैक्टर जो टेम्परेचर है। यदि किसी ने मुझे बोल दिया प्रेशर 2 गुना से और टेम्परेचर 4 गुना होगा, तो आप 4 गुना के हिसाब से आंसर दोगे। एक बार सुनना बेटा, इफ ओनली प्रेशर इज गिवन, इफ ओनली प्रेशर इज गिवन, सिर्फ आपको बोला पहले प्रेशर P था, फिर बाद में प्रेशर 2P हो गया, तापमान की कोई बात ही नहीं किया है, फिर इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर प्रेशर। फिर अपनी मजबूरी हो गई, फिर क्या हो जाएगा बच्चा, कंसीडर प्रेशर। दोबारा फिर सुनो, पहली लाइन को मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं, इफ प्रेशर इज वेरिएबल, प्रेशर को बोला P से 2P हो गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, फिर कौन सा आंसर लेना पड़ेगा, वो पहले वाले पॉइंट में मैं बता ही चुका हूं, प्रेशर और तापमान दोनों दिए, क्या लेना पड़ेगा अपने को, टेम्परेचर। और टेम्परेचर यहां क्या लिखा बेटा, कांस्टेंट। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, VRMS कांस्टेंट। अरे बात समझ में आई क्या, इसको मैं सवाल की फॉर्म में समझाऊंगा आपको। अभी 1 2 3 सवाल करेंगे, अच्छे समझ आओ क्या कंसीडर ये आदमी बोल रहा है। फिलहाल ये समझ में आई है, प्रेशर और तापमान दोनों वेरिएबल है, आपको तापमान ही लेना है, तापमान का कोई बात ही नहीं किया, सिर्फ प्रेशर तो मजबूरी में लेना पड़ेगा। और यदि सवाल में कांस्टेंट टेम्परेचर दिखा दें, सुबह एक सवाल बोल के देखता हूं, ऐसे ही सुनो आप, उसने बोल दिया VRMS ऑफ ऑक्सीजन एट 1 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस इज 300 मीटर पर सेकेंड। फाइंड VRMS ऑफ ऑक्सीजन
एट 4 ATM एंड 27 डिग्री सेल्सियस। अपने को सोल्व नहीं करना हो, पहले भी 27 है, बाद में भी कितना है 27, तो आंसर क्या आ जाएगा पहले वाला 300। बात समझ में आ गया बेटा? सवाल की फॉर्म में आपको करवाऊंगा, एक दो आपको पता चलेगा। चलो एक और देख लो ग्राफ कैसे बना दिया, नई चीज़ है, मतलब बेसिक मैं समझाऊंगा साथ में। अभी देखो एक टर्म आपको समझ में आ गई सर, VRMS स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों दो ग्राफ बन सकते हैं, एक बार y एक्सिस पे VRMS लो, x पे t लो, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। यदि VRMS स्क्वायर और ये t, इसको कैसे लिखोगे इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए कैसे लिखोगे बेटा? VRMS स्क्वायर कहाँ y पे y, t कहाँ x पे y, प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन। यहाँ कैसा लिखवा देखना बेटा? सर VRMS कहाँ y पे y, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा दे, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x। बच्चों इसकी सिंगल पावर होती, कर्व उसको ऐसे ऐसे गले लगाता है ना, उसको हक कर दी कर्व, तो t की सिंगल पावर x की है, तो इसलिए ऐसे ही बनी हुई है। इसको बेसिक मैथमेटिक्स में आप समझाऊंगा अच्छे से मैं। जा क्या था VRMS वाला, ये है ना प्रोपोर्शनल वाला सवाल करना बेटा, एक में कराऊंगा, दो में कराऊंगा, तीन में कराऊंगा, आपको आइडिया लग जाए कैसे सोल्व करना है। अब हम आपको इस फॉर्म में भी कराऊंगा, एटॉमिक बोल दिया कि मॉलिक्यूल बोल दिया, उस फॉर्म में भी क्वेश्चन करवाता हूँ। पहले ही आपको मैं जो नोट ये P वाला लिखा नहीं, ये समझाता हूँ। देखो एक बार लिखो बच्चों, इसको रिवीजन आप सवाल के ऊपर लिख लो, इस सवाल के ऊपर रिवीजन लिख लो। क्या PMT में आएगा सर, वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आएगा, ये को रिवाइज करना बेटा, याद रहे P और T वाली कहानी। देखो एक बार कैसा, इफ VRMS फॉर ए गैस, इफ VRMS फॉर ए गैस X, कैपिटल X बेटा, VRMS फॉर ए गैस X is 100 मीटर पर सेकेंड, is 100 मीटर पर सेकेंड at pressure P and temperature T, at pressure P and temperature T, find VRMS for same gas if के बाद में जो पार्ट नंबर 1 2 3 आपका बनेगा, नीचे लाइन में आएगा ऐसे 1, फिर नीचे लाइन 2, फिर 3, नीचे लाइन में लिखो बेटा पार्ट नंबर 1, इफ प्रेशर बिकम्स 2P and temperature becomes 4T, if pressure becomes 2P and temperature becomes 4T। पार्ट नंबर 2 पे आओ, if pressure becomes 2P, if pressure becomes 2P, पार्ट नंबर 2 बनाओ बेटा, छोड़ दो, पार्ट नंबर 3 बनाओ। इफ पार्ट नंबर 3 भी ऐसा ही सेम है, इफ प्रेशर बिकम्स 2P एट टेम्परेचर T, प्रेशर बिकम्स 2P एट टेम्परेचर T, तीनों में बेटा प्रेशर बिकम्स 2P को अंडरलाइन करो, प्रेशर बिकम्स 2P एट टेम्परेचर T। बच्चों एक बात समझना, आप वो जानबूझ के मैंने कंफ्यूजन पैदा किया था कि आपका क्रिस्टल क्लियर हो। तीनों पार्ट आप देख रहे बेटा आधी लाइन सेम है, तीनों में आधी लाइन सेम है। पहले पार्ट को अच्छे से पढ़ो, आपका आइडिया लगाया क्या करना चाहिए। सर उसने बोला प्रेशर को 2 गुना और तापमान को 4 गुना किया, तो मेरे माइंड में ऐसा आया सर VRMS प्रोपोर्शनल टू P लूं या VRMS प्रोपोर्शनल टू √T लूं, कौन सा सोचा जाए। फिर मैं आपको समझाया बेटा जब दोनों चीज दिए हैं तो आप प्रेशर को बिल्कुल काट दो, सही है क्या। फिर प्रेशर का सोचना ही नहीं है, आपको टेम्परेचर के लिए सोचना है। फिर प्रोपोर्शनल लिखना आपको आता बेटा VRMS, ऊपर मैं फाइनल लिखूंगा 2 जो निकालना है VRMS, यहाँ लिखेंगे 1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रूट के ऊपर भी आएगा T2 और यहाँ आएगा T1, सही लिखा क्या। VRMS 2 की वैल्यू नहीं पता बच्चों, 1 की वैल्यू आपके पास 100 है, और बच्चों ये कितना 4T और ये कितना बेटा T, कैंसिल किया तो आपका 2 आ जाएगा। VRMS 2 इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई क्या? दोबारा फिर आप सुनो। फिर बच्चे बोलो सर सेम ही चीज तो लिखा आपने, पार्ट नंबर 2 में सेम ही तो लिखा है, प्रेशर बिकम 2P, मतलब सेम नहीं है भाई, अच्छे से पढ़ोगे, पीछे कुछ ही लिखा हुआ है। उसने बोला प्रेशर 2 गुना हो गया, बस प्रेशर 2 गुना हो गया बस, तो क्या करना पड़ेगा, अपने पास एक ही ऑप्शन बचा मेरे ख्याल से, VRMS प्रोपोर्शनल टू √P, सही है बेटा।
अब मजबूरन ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा, तो इसलिए मैं लिखा VRMS2 डिवाइड बाई VRMS1 आ जाएगा √P2 डिवाइड बाई P1। VRMS2 की वैल्यू नहीं जानते बच्चों, लेकिन 1 की वैल्यू क्या बेटा आपके पास 100, और ये कितना आपका 2P डिवाइड बाई P से P कैंसिल हुआ, VRMS2 आपका मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 100√2। सही है क्या? अच्छा ये बात सुनो, पार्ट नंबर 3 में फिर बोला सर मैं इसको कैसे सोचूं, VRMS प्रोपोर्शनल टू √P सोचूं या सर टेम्परेचर कांस्टेंट सोचूं? तो क्योंकि पहले भी T है बाद में भी T, तो मैंने आपको समझाया बेटा जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों दिया तो इसको तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो VRMS भी क्या हो जाएगी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब क्या है सर VRMS2 की वैल्यू वही है जो VRMS1 की वैल्यू दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई क्या? एक जैसा लगने वाला सवाल, तीनों पार्ट एक जैसे बोले लेकिन अलग अलग आंसर आया। बात समझ में बेटा, कंसीडर वाली कहानी। अब आपको 2 न्यूमेरिकल वैल्यू वाले सवाल कराऊंगा, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा, KTG आपने पढ़ा हुआ, लेकिन यहां आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा हाँ हाँ अच्छा ऐसा आता ही है, वरना आपको लगता कि पता नहीं क्या किया जाए सर। इसके ऊपर बच्चों आप PMT लिख लो। ये जो 2 सवाल बेटा इस टाइप के सवाल PMT में आएंगे तो अपने को सरप्राइज नहीं होगा। तापमान सेम होगा, सोल्व नहीं करना। तापमान यदि सेम होगा तो सीधा आंसर तो पहले वाला ही वही आंसर, अपने सोल्व नहीं करना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लिखो, VRMS फॉर हीलियम is 100 मीटर पर सेकेंड at 1 atm, 27 डिग्री सेल्सियस, at 1 atm, 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड VRMS फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन, फाइंड VRMS फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन at 327 डिग्री सेल्सियस, 4 atm at 327 डिग्री सेल्सियस, 4 atm। बच्चों एटॉमिक हाइड्रोजन का आप अंडरलाइन करो बेटे, एटॉमिक हाइड्रोजन लिखा उसको आप अंडरलाइन करो। 200√2 ज़्यादा वैल्यू आई, ठीक है। सवाल करने से पहले ऐसी प्रोपोर्शनलिटी बना लेना, अपने आप ऐसे डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनना है, ऐसी प्रोपोर्शनलिटी बनाना है। ऐसी जो निकालना है उसको ऊपर रखना है, हाइड्रोजन एटॉमिक ऊपर आएगा, जो दिया हुआ है हीलियम वो नीचे आएगा। तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T के है तो ऊपर टेम्परेचर हाइड्रोजन का आएगा, नीचे टेम्परेचर हीलियम का आएगा। क्योंकि मोलिकुलर वेट का इनवर्स है तो ऊपर मोलिकुलर वेट आएगा हीलियम का और नीचे मोलिकुलर वेट आएगा हाइड्रोजन का। अब वैल्यू पुट करके देखो आप, 200√2 टेम्परेचर केल्विन में किया होगा ना। कितने बच्चों सही है बेटा? गुड एनफ। अगला सवाल जो सही करता है उसको मैं इनाम दूंगा। आपको बीच में आंसर नहीं मालूम, मैं पूछूंगा तब आंसर आप बोलोगे, ठीक है? ये बना लो, मेरा सबसे पसंदीदा सवालों में से है। देखते हैं कितने बच्चे सही बना पाएंगे। आसान सवाल, आप देखो फॉर्मूला चाहो तो यूज कर सकते हो पीछे। देखो बेटा, फाइंड RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, OXYGEN, find RMS speed of oxygen at 47 degree Celsius, find RMS speed of oxygen at 47 डिग्री सेल्सियस। बस यही सवाल है, बनाओ। अब काम साथ साथ करते हैं ना बेटा, मैं जानबूझ कर आपको अलाइन करने का टाइम करो। जैसे हम कुछ बच्चे पढ़े हुए, कुछ नए बच्चे हैं, अब मेरी कोई टोन समझ जाएगा, थोड़ी सी खड़ी लैंग्वेज है ना, कोई बच्चा थोड़ा सा तरीका समझ जाएगा पढ़ाने का। जैसे अब 10-20 दिन अलाइन हो जाएंगे, फिर मैं या तो लेक्चर डबल कर दूँगा सुबह शाम,
ऐसा भी करूँगा मैं काम, कहीं आपको लगे यार भाई काम ज़्यादा होने लग गया है। पहले आप इसको सही तरीके से रखना, क्योंकि मैं आपको भगा के नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा आराम से, समझाऊंगा आराम से, उसके भी टाइम लगेगा। बताओ बच्चों, √250 कितने बच्चों का आंसर आया? 5√10। इसके अलावा कोई आंसर है? और ये आया नहीं क्या आंसर बच्चों? गजब कर दिया यार हमने। देखते हैं इसके अलावा किसी का आंसर है बेटा? 5√10 या √250? आंसर इसके अलावा कोई है? नहीं, रॉन्ग आंसर है। ये जानबूझ के सवाल ऐसा देता हूं बच्चों में, एक रेशियो बेस, एक पीवी करके। देखो कैसी गलती है। VRMS की वैल्यू क्या लिखा बच्चों तुम लोगों ने? देखते हैं गलत है कि सही। √RT डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। बेटा आर की वैल्यू कितना बोला मैंने? आप हमेशा 25/3 यूज करो। ये कितना हो जाएगा? 10 और डिवाइड बाई, अरे याद नहीं है क्या मुझे? वही आंसर है क्या? हमारे वाला आंसर है क्या? ये आंसर है तुम्हारा? गलत ही है, खुश मत हो। अरे बात समझ में आई क्या? वो बच्चा तुम ऐसे ही इग्नोर कर रहे हो, ग्राम व्राम कोई बात नहीं। अरे ये सीधी वैल्यू निकलवाई, यहाँ ग्राम का महत्व है। वो रेशियो निकाल रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ ना बेटा मैं रेशियो ले रहा हूँ 4:1 का, चाहे ग्राम करो केजी करो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है। अब जब भी आपको RMS सवाल, इसलिए PMT लिखा है। RMS का सवाल जब आएगा ना बेटा, उसकी वैल्यू 100, 200, 250 ऐसे आंसर आते हैं। बात समझ में आई क्या? ये ग्राम में है बेटा वैल्यू एक्चुअली। ये सवाल PMT में है ना, सिर्फ आगे बच्चे एक अफसोस होगा, ओ सिली मिस्टेक है ना, पर लेकिन है बड़ी दिक्कत की बात। वो बनाया सिली मिस्टेक नहीं था बेटा, अपने को ध्यान देना पड़ेगा। देखो रेशियो वाले में जरूरत नहीं, यहाँ जरूरत है। अच्छा सवाल था बच्चों। एक छोटा सा कंसेप्ट और आपको बता रहा बेटा, एस्केप टेम्परेचर। एक्चुअली इसके ऊपर 2019 में सवाल आ गया नीट में, तो अभी सवाल पूछे जाने की संभावना बड़ी रेयर है। फिर भी एक छोटा सा कंसेप्ट आप बता देते हैं। एस्केप टेम्परेचर क्या है, आप कंसेप्ट समझोगे तो फिर अपने आप आंसर आ जाएगा। इसके लिए बेटा मुझे एक वैल्यू यूज करना पड़ रहा ग्रेविटेशन का। एस्केप स्पीड कितना होता है बेटा अर्थ से? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। याद है क्या? एस्केप स्पीड क्या होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कुछ बच्चे मैं बोलता हूँ बेटा कि सर यहाँ पे जो है अर्थ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, या कोई एक्स गैस, सपोज बच्चों मैं बोलता हूँ हीलियम यहाँ नहीं है, या मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, कोई तो कारण होगा टेक्निकल। क्या उसको तापमान से रिलेट किया जा सकता है? अब दोबारा समझाता हूँ बच्चों। कोई हमने यहाँ एयर को पकड़ के नहीं रखा हुआ, हमने ऑक्सीजन को कोई एयर पे, इस पे अर्थ पे पकड़ के नहीं रखा हुआ, अपने आप है तो है, हमने कुछ नहीं किया हुआ। सर कैसे रही होगी? मतलब ओपन कंटेनर, चाहती थी यहाँ से निकल जाती। तो चाहने का मतलब क्या है? यदि सर किसी एक्स गैस की RMS स्पीड 15 किलोमीटर पर सेकेंड होती, मेरे पास कोई गैस है एक्स, उसकी RMS स्पीड है बच्चों 15 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ पे पकड़ के लेके आओ, खुला कर दो। जैसे आप कंटेनर ओपन करोगे, उसकी स्पीड क्या है? RMS नॉर्मल स्पीड है 15 किलोमीटर पर सेकेंड। और कोई भी एग्जैक्ट किसी भी एंगल पे बाहर फेंकना है, कितनी स्पीड चाहिए बेटा? 11.2। तो मतलब क्या गैस यहाँ रह सकती है? नहीं। मतलब किसी भी गैस का जब आपकी RMS की वैल्यू ज्यादा हो या इक्वल हो एस्केप से, यदि वैल्यू जैसे बच्चों यहाँ एग्जाम्पल का 15 किलोमीटर पर सेकेंड है और ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, इसका मतलब क्या होगा बच्चा? गैस इज नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। सही बात समझेगा? नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। दोबारा सुनो, यदि बच्चों मैं बोलता हूं किसी की RMS स्पीड कम है, किसी की RMS स्पीड एस्केप से कम, यदि मैं बोलता हूं बच्चों 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये 11.2 है, क्या वो गैस अर्थ से बाहर जा सकती है? नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या बच्चों? सर गैस इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। बात समझ में आई बच्चों? एक तो बात ये आ गई सर मून के ऊपर एस्केप स्पीड कम है, दूसरी बात वहां हल्की गैस है, अपने पास ऑक्सीजन क्यों है? जो बहुत लाइट गैस होगी ना बच्चों, अब हम जानते हैं इनको, हमारे बहुत लाइट होती, कोई ऐसा होता 0.001 ग्राम, कोई वो यहाँ रुक पाता क्या? नहीं, मास कम है, उसके RMS ज्यादा होती, निकल जाती है यहाँ से। तो सीधा कंसेप्ट है बच्चों, गैस का प्रेजेंट या नॉन प्रेजेंट होने। कहीं भी सवाल आया मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है या ऑक्सीजन क्यों नहीं है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर वहाँ पे ऑक्सीजन की RMS की जो वैल्यू है वो एस्केप से ज़्यादा और इसलिए वहाँ नहीं है। सही है क्या बेटा? कंसेप्ट और आ जाता है। ये एक मिनिमम टेम्परेचर वो लिखवाता है एक लाइन में पहले,
एस्केप टेम्परेचर में, फिर आपको और अच्छे समझाऊंगा। इट इज मिनिमम टेम्परेचर ऑफ गैस, it is minimum temperature of gas at which gas will escape out of, at which gas will escape out of gravitational field of earth, escape out of gravitational field of earth। बेटा मिनिमम आपने वर्ड लिखा हुआ है ना, मिनिमम को आप अंडरलाइन करो बच्चों, कम से कम तापमान, इससे ज्यादा तापमान है तो पक्का एस्केप हो जाएगा। ये हुआ है जब 11.2 हो जाती है वैल्यू। देखो एक बार कैलकुलेशन करने का तरीका एक बार सुनना बेटा, मतलब सर यदि VRMS को एस्केप के बराबर कर तो आंसर आएगा। VRMS की वैल्यू होती है बेटा 3RT बाई मोलिकुलर वेट, ये 11.2 बच्चों किलोमीटर में है ना। यदि आप सोल्व करोगे बच्चों, एस्केप की वैल्यू आती है मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2 × 10⁴। किसी बच्चे ने 10⁶ सुना हो सकता है बच्चों, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान दिया जाए, मैं 10⁴ जब बोल रहा हूं तो मैं मोलिकुलर वेट यहाँ ग्राम में पुट करता हूँ। एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे एग्जांपल फॉर ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन का एस्केप टेम्परेचर मुझे पूछना है तो आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 2 × 10⁴। क्योंकि हमारी हैबिट में से पुट करना है, इसलिए मैं ग्राम वाले फॉर्म में आपको फॉर्मूला बना दिया। यदि बोलता हूँ बच्चों कोई हीलियम के लिए बताओ, फॉर हीलियम एस्केप टेम्परेचर आ जाएगा 4/2 × 10⁴, दैट इज 2 × 10⁴। सही है क्या बच्चों? एक तरीका ये हो गया, ये स्टेट PMT में लाखों बार पूछा हुआ सवाल है। अब नीट का स्टैंडर्ड भी ऐसा ही हो गया धीरे धीरे कम। अब सीधा नाम से सवाल आए ना, अब सीधा नाइट्रोजन का एस्केप टेम्परेचर क्या है, बच्चा हतप्रभ हो जाएगा, यार मैं क्या टिक करूं, जबकि सीधा 14 × 10⁴। सही है क्या? किसी भी गैस का नाम से सवाल आएगा तो ऐसा सॉल्व करना है। एक तरीका ऐसा हो सकता था, गैस का मास दे दिया, जो बच्चों नीट आपका 19 में सवाल आया था, वहां दे दिया था ऑक्सीजन है, उसके 1 एटम, एक एटम का मास दिया हुआ था, एस्केप टेम्परेचर बताओ। तो RMS का एक एटम वाला फॉर्मूला आप जानते हो क्या? अरे 3kT डिवाइड बाई m0। लो सोल्व कर लो, उसका भी आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या बच्चों? इस फॉर्मूला ध्यान देना हमेशा, वरना कंसेप्ट आपको पता, RMS को एस्केप को बराबर कर दो आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट एक्चुअली ये है।